हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? देखिए तबीयत तो खराब है ही, उसको साइड में रखेंगे। बाकी हम लोगों ने जीएस की क्लास जो है चालू रखी हुई है। बाकी आपको फुल लेंथ का एक प्रैक्टिस सेट देने की मैं बात कर रहा था। तो जिन लोगों को भी फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट चाहिए है, मैंने कहा था कि भाई आप लोग कमेंट कर देना, हम लोग फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट करा देंगे। बाकी आपको जो है वीडियो मिल गया होगा या मिल जाएगा, अभी नहीं पता है कि इस वीडियो के बाद में वो वीडियो आएगा या इस वीडियो से पहले आएगा। बट हाँ, इतना जो है आपको बता दूं कि जो स्टेनोग्राफर जो आए हुए थे, यही आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में पोस्टेड हैं, उनसे उनके साथ में एक वार्तालाप हुआ था। मिस्टर दिलीप वर्मा नाम है उनका, और उनकी जो आईडी है आपको उनके उसमें सेक्शन में मिल जाएगी। तो आपके स्टेनोग्राफर से लेके आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप उनसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, आप इंस्टाग्राम में आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उनके इंस्टाग्राम आईडी जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ मेंशन है, उस वाले में, इंटरव्यू वाले में। आप वहाँ पे देख लीजिए। हो सकता है वो वीडियो इस वीडियो से पहले आ चुका हो या हो सकता है इस वीडियो के बाद आए। तो कोशिश की गई है कि लगभग आपके जितने भी क्वेश्चंस थे स्टेनोग्राफर को लेके सारे कंप्लीट करा दिए जाएँ। और उसमें जो भी आपकी समस्याएं थी, जो भी क्या क्या कैसे तैयारी होनी चाहिए, कितने दिनों की तैयारी होनी चाहिए, कितनी स्टेनो पे क्वालिफाइंग नेचर है, कितना, वो सब आपको बताया गया है। तो बस अभी इतना ही बात करेंगे। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। बाकी उन्होंने ये भी बताया कि आपको अभी कितना पढ़ने की ज़रूरत है या कितना पढ़ना चाहिए, ये सब बताया है। बाकी आप मिल लीजिएगा। कितने एग्जाम बंदे ने निकाले हैं स्टेनोग्राफर के, कितनी एज में नौकरी ले ली थी, एज में तो नहीं बताया, लेकिन हाँ 17 में पहली नौकरी ले ली थी, 17-18 में, शायद 17 या 18 में पहली स्टेनो की नौकरी ले ली थी। फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ज्वाइन किया है, तो ऐसे करके। ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? महाकाल मंदिर उज्जैन लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उज्जैन में ही है महाकाल का मंदिर और बहुत फेमस भी है। चलो, श्रृंगेरी मठ चिंगमंगलूर, चिकमंगलूर लिखा हुआ है, जिला जो है ये वहाँ पे है, ये भी बिल्कुल सही है। बाकी आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सूर्य मंदिर कोणार्क में भी है, तो बच्चा फिर एक ही। जैन मंदिर खजुराहो में, जैन मंदिर खजुराहो में तो नहीं है। क्या है? जैन मंदिर जो है वो खजुराहो में नहीं है। इसका निर्माण जो है 10वीं शताब्दी सदी जो थी उसमें पूरा कर लिया गया था। ये भगवान आदित्यनाथ को समर्पित है, और ये यहाँ पे आप इसकी जगह पे, खजुराहो की जगह पे जयपुर राजस्थान लिख सकते हैं। ऐसे करके ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद राज्य रजमनामा युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया है? महाभारत, रामायण, अकबरनामा और बाबरनामा। तो आप भी समझ सकते हैं कि जब अकबर की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, उसने कुछ अच्छा ऐसा किया होगा जो आप उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कहा है, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद रजमनामा यानी कि युद्ध की पुस्तक के रूप में किया है। इसका ट्रांसलेशन किया गया था, ये महाभारत थी, इसका ट्रांसलेशन किया गया था। जो रजमनामा है ये महाभारत का फारसी में अनुवाद है, इसको अब्दुल कादरी बदायूनी इसने किया था। ठीक है, इसका अनुवाद बदायूनी ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। खैर 78 नंबर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। समाचार पत्र एवं उसके अनुरूप संपादक के संबंध में उस मिलान का चयन करें जो सही नहीं है। समाचार पत्र एवं उसके अनुरूप संपादक के संबंध में उस मिलान का चयन करें जो सही नहीं है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। फिर कॉमरेड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सॉरी मौलाना मोहम्मद अली की थी, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक लिखे हैं तो यही गलत हो जाएगी, मौलाना मोहम्मद अली की। फिर संध्या लिखी हुई है, संध्या है ब्रह्म बांधव उपाध्याय, बिल्कुल सही लिखी हुई है। और वंदे मातरम अरविंदो घोष, ये भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। खैर यहाँ पे कुछ आपके जो ऐसी समाचार पत्र हैं जिनके संपादक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट डाउन जरूर कर लेना, पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, द न्यू इंडिया, एक तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट की, द न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, वंदे मातरम अरविंदो घोष, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा, राफ्त गोफ्तर दादा भाई नौरोजी और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलो भाई अच्छा हम लोग अगले पेज पे आ ही चुके हैं, तभी हम भी कहें।
चलो 79 नंबर देखें क्या लिखा हुआ है। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन जो था किसने लागू किया था, उसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली और जॉन एडम्स। तो किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ठीक, इसी ने जो है द्वैध प्रांत की जो है द्वैध शासन जो है सिद्धांत लेके आया था। और इसका जो द्वैध शासन जो था 1765 से लेकर 1772 तक ही लागू रहा था। और वॉरेन हेस्टिंग जो था 1772 में इस व्यवस्था को इसने समाप्त किया था। चलो, माउंटबेटन प्लान जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया गया? माउंटबेटन प्लान 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया गया? तो जनमत संग्रह की बात की जा रही है किसमें? तो उत्तर पश्चिमी जो सीमांत प्रांत था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसमें किया गया था 4 मार्च 1947 को। ठीक है, जो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये भारत आए थे और जिनका एकमात्र उद्देश्य क्या था कि भारत को अतिशीघ्र सत्ता जो थी वो हस्तांतरण करना। तो इन्होंने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की थी। इसी के अंतर्गत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि जो बलूचिस्तान है उसमें जनमत संग्रह द्वारा निश्चित किया गया कि वह भारत किस भाग के साथ रहना चाहेगा। असम के मुस्लिम बाहुल्य इलाके सिलहट जिले के इसी तरह का जनमत संग्रह होना था। वह हिंदुस्तान को 2 हिस्सों भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांटा जाना तय किया गया था। चलिए 18 नंबर, परमादेश रिट का क्या अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, आपके पास शरीर हो सकता है, बाय द वारंटर्स यानी कि किसी वारंट द्वारा, टू बी सर्टिफाइड यानी प्रमाणित होना। नहीं, परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। देखो, हम आदेश देते हैं, ये एक रिट है, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पद पर बैठे पदाधिकारी जो होते हैं उनको जारी की जाती है। इसे जो है किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, चलो 82 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। ये बिल्कुल 22 वर्षा करते हैं, ये उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। चलो भाई 83 नंबर की तरफ बढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है कि 1977 में जगजीवन राम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी जिसका बाद में जनता पार्टी में विलय हो गया था? तो इन्होंने बनाई थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। क्या बनाई थी? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 1977 में, जो आगे चलकर जो है मार्च 1977 में जनता पार्टी में विलय हो गई थी। बाद में उन्होंने जनता पार्टी सरकार में भारत के उप प्रधानमंत्री 77 से लेकर 79 के रूप में कार्य किया था। और जो 5 अप्रैल 2021 को बाबू जगजीवन राम जो है वो 113वीं जयंती मनाई गई है। चलो 84 नंबर देखो। विषुव तब तय होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। इसके लिए आपको मैंने भूगोल का एक वीडियो रिकॉर्ड हो रखा है, पता नहीं अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं पता है मेरी टीम क्या कर रही है। शायद लगता है करवा चौथ का व्रत है, इस चक्कर में कुछ भाई दिक्कत है उनको, शायद व्रत रहना हो, वो तो आइडिया मुझे नहीं है। और अगर ऐसा हो सकता है तो भाई हो सकता है कोई चोरी छुपे कहीं किसी के लिए व्रत रहा जा रहा हो। खैर कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मैंने ये पढ़ा रखा है, जो मैंने अभी आपको एक वीडियो दिया है, मतलब रिकॉर्ड तो हो गया है, वो अभी तक आपके चैनल पे नहीं आ पाया है, जो कि एक भूगोल का भी रिकॉर्ड वो है। इसलिए मैंने कहा था भूगोल से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मैं भूगोल कंप्लीट करा रहा था। उसके लिए एक वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया, तो जब वो अभी तक चैनल पे नहीं आया तो मैंने अभी दूसरा रिकॉर्ड भी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ ही नहीं आई। तो इन लोगों ने यही किया है कि अपलोड किया नहीं है, पीडीएफ भी मुझे नहीं दी, जो मैं अगला वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता। खैर इसको साइड रखेंगे। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो विषुव होता है उसकी स्थिति क्या होती है। इसमें होता क्या है, जब ये कंडीशन आती है तो इसमें जो सूर्य की किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा पर बिल्कुल लंबवत पड़ने लगती हैं। जब विषुव की स्थिति होती है तो उसमें दिन और रात क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो जाती है। और जो खगोलियों में अगर इसको देखेंगे, जो शरद विषुव होता है और बसंत विषुव का सिद्धांत यहाँ पे जो बताया गया है वो 23 सितंबर और 21 मार्च को पड़ता है। ये दोनों स्थितियों में क्या होता है, जो दिन और रात होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो सूर्य जो है वो क्या हो जाता है, विषुवत रेखा, यानी कि यहाँ पे तो विषुवत दे ही नहीं रखा, तो अच्छा भूमध्य रेखा हो जाएगा, भूमध्य रेखा के ऊपर बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी का द्वीप जो पूछा जा रहा है, भवानी, अगत्ती द्वीप, श्रीरंगम द्वीप और माजुली द्वीप। तो ये माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप ये असम राज्य में स्थित है। असम घाटी में जो ब्रह्मपुत्र नदी है
उसमें गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं, जिसमें से माजुली द्वीप एक है। वर्तमान में यह द्वीप संकटाग्रस्त स्थिति में है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट जो है चेमयुंगडुंग जो है ग्लेशियर वहां से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम सांपू या सांगपो भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, पासी घाटी सदिया के पास दिवांग और लोहित में मिलती है। यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। 86 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अच्छा देखो, डाउन्स प्रेरी, पंपास या वेल्ड। वेल्ड कहा जाता है। डाउन्स जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, प्रेरी जो होते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, पंपास अर्जेंटीना के हैं, वेल्ड अफ्रीका के हैं, दक्षिण अफ्रीका के, स्टेपीज यूरोप के हैं। 87 नंबर, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का समापन तरंग दैर्ध्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? वेलोसिटी, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग और एनर्जी। अच्छा, जब किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का समापन, फोटोन का जो तरंग दैर्ध्य अगर समान होगा तो वो सीधी रेखा में चलते हुए चले जाएंगे, तो इसमें उनका संवेग भी समान हो जाएगा। अगर संवेग समान हो जाएगा तो P बराबर mv बन जाएगा। यानी कि अगर ये बन जाता है तो एक रैखिक, क्योंकि सीधी रेखा में जाएंगे लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, तो रैखिक संवेग हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर, भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी, जो भोपाल में रिलीज हुई थी 3 दिसंबर सन 1984 में? बहुत लोग मारे गए थे, बहुत भयानक घटना हुई थी। बच्चों की तो हालत ऐसी थी कि मतलब आप देखने जैसी नहीं थी, मतलब आप देख नहीं सकते थे ऐसी। तो वहाँ पे मेथाइल आइसोसाइनाइड जो आई थी, अभी इसके ऊपर एक वेब सीरीज आई थी, आप उसको देखिएगा जाके, आपको बहुत समझ में आएगा कि क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। मानते हैं कि वेब सीरीज में काफ़ी कुछ अपने तरफ से जोड़ घटा देते हैं, जो रियलिटी होती है वो तो नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय के लोगों में से बहुत कम लोग जिंदा बचे थे, और जो लोग बचे भी थे तो वो बताने की कंडीशन में नहीं थे। लेकिन फिर भी जो रेलवे मैन करके एक आई थी, आप उसको देखिएगा जाके, के मेनन की है, जिसमें इरफान खान का लड़का भी है और राघवन भी है और ये अपने मुन्ना भैया भी हैं। तो आराम से देखिएगा, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी मत देखना, पेपर के बाद देखना बहुत आसानी से। जिन्होंने देख रखी है बहुत अच्छी, नहीं देखी तो अभी मत देखना, पेपर के बाद आराम से देखना। चलो 89 नंबर, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागण मतलब पक्षी ने कोई बीज वगैरह खा लिए, पोट्टी में पू में निकाल दिए, अब वो जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जम जाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको ऑन्थ्रियोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। ठीक, इसमें पराग कणों के जो पराग कोष होते हैं वो मुक्त होकर उसी जाति के पौधों के जो जयांग या वृत्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। वायु परागण द्वारा क्या होता है? उसको एनिमोफिलस कहते हैं। कीट परागण जो होता है एंटोमोफिलस कहते हैं। जल परागण जो होता है हाइड्रोफिलिस कहते हैं। पक्षी परागण जो अनिथोफिलिस कहते हैं, और घोंगे का परागण ये मेलेकोफिलिस कहते हैं। गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान NBFIs में कौन सम्मिलित नहीं है? अच्छा, तो यहाँ पे एग्जिम दे रखा है, सिडबी दे रखा है, नाबार्ड, तो BOI। अरे BOI कैसे? बैंक ऑफ इंडिया तो पूरा नाबार्ड के उसके बैंक, रिजर्व बैंक RBI के अंतर्गत आ जाएगा, वो इसमें कहाँ से शामिल हो जाएगा? चलो 91 नंबर, किसी देश की जन्म दर को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? एक वर्ष में प्रति 100 में जन्मों की 100 में जन्मों की संख्या। अच्छा, एक वर्ष में प्रति 1000 में जन्मों की संख्या, एक वर्ष में प्रति किलोमीटर क्षेत्र में जन्मों की संख्या, एक वर्ष में प्रति 100 किलोमीटर क्षेत्र में जन्मों। नहीं, आपको ये भी बताया जा चुका, हमेशा हम लोग कभी भी जनसंख्या में कोई भी चीज़ निकालते हैं तो वो हमेशा प्रति 1000 पे ही निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रति 1000 पे ही निकाली जाएगी। चलो भाई, 92 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, तो देखो, विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई, याद कर लेना, बहुत बार पूछा जा चुका है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, और 2 जून पर्यावरण, 2 जून नहीं, 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। ये 2 जून में क्या होता है? जो 2 जून का तो भाई मुझे भी नहीं पता। 2 जून को तो 2 जून की रोटी मिलती है, बहुत जरूरी होती है भाई 2 जून की रोटी। 2 जून की रोटी के लिए ही सब लोग काम कर रहे होते हैं। खैर, 93 नंबर, पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? भाई माइक मत गिर गया यार। खैर, पहली जो बारकोड प्रणाली थी किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो जॉन बार्गर, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, जॉन मैकार्थी, डेविड बैडली। देखो यहाँ पे कुछ नाम आपके पढ़े हुए होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो ये पढ़ा है, और आप उसी पे चले जाएंगे। खैर, जॉन बर्गर आपने पढ़ा होगा और जॉन मैकार्थी पढ़ा होगा, दोनों नहीं है। ठीक, ये वुडलैंड जो वुडलैंड थे, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, इन्होंने सबसे पहली बार बारकोड का उत्पादन किया था। ठीक, बारकोड का जो सर्वप्रथम उत्पादन था वो 1940 में। ठीक, 1940 में 2 लोग थे, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर, इन लोगों ने मिलकर बनाया था। ठीक,
और जो डेविड बर्डले भी हैं, ये डेविड बर्डले हैं, इन्होंने चर्चित फिल्म हैरी पॉटर के एक कलाकार के रूप में कार्य किया है। जॉन मैकार्थी अमेरिका के एक रहने वाले कंप्यूटर व संगणनात्मक विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो जॉन मैकार्थी को आप किसी लैंग्वेज में भी इनका नाम आता है, मुझे नहीं याद आ रहा अभी। बाकी जो कौन लिखा था, ब्रैडली, डेविड ब्रैडली, इन्होंने हैरी पॉटर में काम किया है। 94 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। 1952 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी स्तनधारी पशु विलुप्त घोषित कर दी गई थी? तो चीता, बाघ, एशियाई सिंह, तेंदुआ। सोचो 1952 की बात है जब चीता को विलुप्त प्राय घोषित कर दिया था। 20वीं शताब्दी से पहले ही जो चीते थे एशिया से दूर दूर तक फैले थे और बाद में जो शिकार की उपलब्धता कम होने के कारण से लगभग लुप्त हो गए थे। 1952 में भारत में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 17 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नामीबिया से 8 चीतों को भारत में कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किया गया था। अभी इन्हीं के बारे में जो है, इन्हीं चीतों के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी और बहुत ज़्यादा बातें भी हुई थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में लेके आ गए थे। न्यूज़ में दिन भर कम से कम 8-10 दिन तो सिर्फ चीते ही दिखाए थे। चलो, क्योंकि हमारी जो चौथा स्तंभ है, ये जो मीडिया का, ये बहुत बिका, बहुत गंदा हो रखा है। ये कुछ भी सही काम नहीं करते हैं, ये बहुत ही गंदे तरीके से फैल रखे हैं और क्या ही कहा जाए खैर इनके लिए। चलो 95, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। मैं आपको इतना बता दूं, ये परमाणु से रिलेटेड है, परमाणु बम से रिलेटेड है। अब क्या हुआ था ये देखते हैं। सबसे पहली बार भारत की पहली उच्च उत्पादकता किस्म HYB बीज नहीं, भारत की पहली जीनांतरित GM फसल नहीं, भारत के पहले क्लोन शिशु नहीं, भारत के पहले परमाणु परीक्षण बिल्कुल। जॉन अब्राहम की परमाणु मूवी देखिए, पता चल जाएगा। 96 नंबर। आप लोग सोचते हैं मैं फिल्मों का नाम बोल लेता हूँ, भाई मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, बहुत कुछ किया है। खैर 96 नंबर। 30 अक्टूबर 2022, 30, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पुराना प्रीवियस ईयर का है और मैंने इसीलिए कहा कि मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये प्रैक्टिस सेट के नाम से जरूर, लेकिन प्रीवियस ईयर के हैं क्योंकि एनटीए प्रीवियस ईयर बहुत रिपीट करता है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर जरूर फॉलो कीजिए। खैर इसमें गुजरात आंसर था, इसको साइड करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थित है? जो सबसे बड़ा सफारी पार्क है तो वो हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ? हरियाणा के गुरुग्राम में जो है नूहू जिला जो है, वहाँ की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले में लगभग 10,000 एकड़ में क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 98 नंबर देखेंगे, 18 अक्टूबर 2022, इसको भी साइड करते हैं। ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन ना था, भारती दास थे। सॉरी। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया? ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन है। 16 अक्टूबर 2022 के लिए ये था क्वेश्चन। ये कहां पे था? तो ये जयपुर की बात हो रही है। अरे भाई ना भागो यार, वैसे भी बहुत भागते हो तुम लोग। चलो जयपुर। फिर देखो 10 नंबर में, 100 नंबर में क्या हो जाएगा? 13 अक्टूबर 2022। 13 अक्टूबर छोड़िए, IIT गुवाहाटी था क्वेश्चन, आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी मैं आपके सामने ही देखिए ये PDF सेव कर रहा हूँ। ये सारे PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप लोग इसको वहाँ से जरूर ले लें और इसको रिवीजन जरूर करें। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।